किसी गांव में रतन सिंह नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। गांव के लोग सेठ के पास अपनी समस्याएं लेकर आते। रतन सिंह गांव का सेठ होने के साथ अक्लमंद भी था, इसलिए उसको लोगों की समस्याएं सुलझाने में बहुत आनंद आता था। उसको इस बात से खुशी होती थी कि लोग उसकी अक्लमंदी को पहचानते थे और मानते भी थे। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा आदमी सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। सेठ जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर पूछा, ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। सेठ जी, मेरी परेशानी यह है कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली है। मैं एक गरीब आदमी हूँ और इतना गरीब हूँ कि मैं उसके बदले में और बकरियां नहीं खरीद सकता। सेठ जी ने पड़ोसी से पूछा, और तुमको इसके बारे में क्या कहना है। सेठ जी, मुझे नहीं मालूम कि यह आदमी क्या कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं, पर उनमें से कोई भी बकरी इनकी नहीं है। इस बात का फैसला करना आसान नहीं था। सेठ जी को ऐसे मामले सुलझाने में बहुत अच्छा लगता था। उसने कहा, मैं तुम लोगों का एक इम्तिहान लेता हूँ। जो भी वह इम्तिहान पास कर लेगा वही बकरियों का मालिक होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। जब तक तुम लोग इस सवाल का जवाब न ढूंढ लो, यहाँ वापस मत आना। दोनों लोग सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। अब इस बात का जवाब कौन दे सकता था। उस बूढ़े आदमी की एक बेटी थी, जिया। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अक्लमंद भी थी। बुढ़ा जब घर वापस आया तो सेठ जी का सवाल उसने अपनी बेटी से पूछा। तुरंत ही उसने अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाया जो उस सेठ को खुश कर सकता था। अगली सुबह ही वह बुढ़ा सेठ के घर की तरफ रवाना हुआ। सेठ ने जब बूढ़े को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अरे, क्या तुमको मेरे सवाल का जवाब मिल गया? जी सेठ जी, यह कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। हाँ, तो फिर बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। सेठ जी, समय। वह हमारे पास कभी भी काफी नहीं होता। यह हमेशा ही बहुत जल्दी चला जाता है और हमारी पकड़ में नहीं आता। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कभी भी समय काफी नहीं होता। बुढ़े के इस जवाब से तो सेठ भी चौकन्ना रह गया, क्योंकि उसको तो अपने आप पर भी यकीन नहीं था कि वह खुद भी इस सवाल का जवाब दे सकता था। उसने बुढ़े से पूछा, इस सवाल के जवाब में तुम्हारी किसने सहायता की? किसने बताया तुमको? किसी ने नहीं सेठ जी, ये मेरे अपने शब्द हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, इसके लिए क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बुढ़ा डर गया। वह और आगे झूठ नहीं बोल सका। इस सवाल का जवाब मेरी बेटी जिया ने मुझे बताया है। वह एक बहुत ही समझदार लड़की है। लगता है कि वह बहुत अक्लमंद लड़की है। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। जी ठीक है सेठ जी, मैं कल ही अपनी लड़की को आपके पास लेकर आऊँगा। अगले दिन ही वह बुढ़ा अपनी बेटी को सेठ जी के पास ले आया। सेठ जी तो पहले ही उसकी अक्लमंदी का सिक्का मान गया था और उसको देखकर तो वह उसकी सुंदरता का भी सिक्का मान गया और बोला, तुम बहुत अक्लमंद हो और साथ में सुंदर भी। यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी अगर तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। जिया ने जवाब दिया, सेठ जी, यह बात बोलकर तो आपने मेरे घर की इज्जत ही बढ़ा दी। हालांकि सेठ जी इस बात से बहुत खुश था कि उसको इतनी सुंदर और अक्लमंद बहू मिल जाएगी, पर वह उससे डरा हुआ भी बहुत था, क्योंकि वह वाकई बहुत अक्लमंद थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके पास आने वाले मामलों में दखल दे। वह अपनी इज्जत को, जो उसको अपनी अक्लमंदी की वजह से मिली हुई थी, किसी से बांटना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से भी नहीं। सो सेठ जी ने उससे कहा, जो कुछ भी मेरे घर में है वह सब तुम्हारा है, पर तुम्हारे लिए मेरे घर में बस एक ही नियम होगा कि तुम मेरे सामने आए हुए मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं दोगी। अगर तुमने यह नियम तोड़ा
तो मैं तुमको तुम्हारे पिता के घर भेज दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी। कुछ दिन के बाद जब सेठ जी का लड़का व्यापार करके परदेश से अपने घर आया तो सेठ जी ने अपने लड़के की शादी जिया से कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा। सेठ जी के पास लोग अपने मामले लेकर आते और वह उनको सुलझाते और जिया अपने घर के काम में लगी रहती। अक्सर वह सेठ जी के फैसलों को ठीक ही मानती थी। एक दिन सेठ जी ने दो लड़कों को एक पहेली दी जो अपनी भेड़ों पर लड़ रहे थे। जो सचमुच में भेड़ का मालिक था, वह लड़का उस पहेली को लेकर बहुत परेशान था। यह सब देखकर जिया से रहा नहीं गया। उसने उस लड़के से पूछा, भैया तुम इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी ने मुझे बिल्कुल ही नामुमकिन काम दे रखा है। उसने हमें एक एक अंडा दिया है और कहा है जो कोई इस अंडे के बच्चे को मुझे सुबह लाकर दिखाएगा, भेड़ें उसी की होंगी। जिया जानती थी कि उसको उस लड़के की सहायता नहीं करनी चाहिए, पर इसका हल बहुत ही साफ था और वह लड़का उस काम को लेकर वाकई बहुत परेशान था। तो वह उसको उसके काम का हल बताए बिना न रह सकी। उसने लड़के से कहा, सेठ जी के पास थोड़ा सा चावल लेकर जाओ और उससे कहो कि वह उस चावल को आज ही बो दे, ताकि तुम कल सुबह उस अंडे में से निकले बच्चे को वह मुलायम ताजा चावल खिला सको। उसको भी पता चल जाएगा कि एक दिन में चावल उगाना उतना ही नामुमकिन है जितना आज के अंडों में से सुबह चूजे का निकलना। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत ही सेठ जी के पास चावल लेकर गया और जो शब्द जिया ने उससे कहे थे उसने वही शब्द जाकर सेठ जी से कह दिए। पर सेठ जी यह सुनकर खुश नहीं हुआ। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने पूछा, किसने कहा तुमसे यह सब? किसने दिए तुम्हें चावल? तुम्हारे जितने बड़े बच्चे के लिए ये शब्द बहुत ज्यादा अक्लमंदी के हैं। ये मेरे ही शब्द है सेठ जी, ये मेरे ही विचार है। किसी और ने इसमें मेरी कोई सहायता नहीं की। देख लो, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुझको सजा दूंगा। इस पर वह लड़का चिल्ला पड़ा, सेठ जी, वह आपके घर की बहू थी। उसने सोचा कि आप मेरी अक्लमंदी की कदर करोगे। इस पर सेठ जी जिया पर बहुत गुस्सा हुए क्योंकि उसने उसको एक ही तो नियम मानने को बताया था और वही उसने तोड़ दिया। शाम को जब सेठ जी घर आए तो उसने जिया को अपने सामने बुलाया और उसे बहुत डांटा। उसने कहा, बहू, क्या तुमको मालूम नहीं है? मैंने तुमको केवल एक ही नियम मानने के लिए कहा था और वह भी तुमने नहीं माना। जाओ, अब तुम अपने पिता के घर चली जाओ। सेठ जी की पत्नी बोली, जी, इस तरह से बहू को घर से बाहर निकाल दोगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर इसे माफ कर दीजिए। आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मैं इसे समझा दूंगी। सेठ अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया। एक दिन जिया कुएं पर पानी भरने गई हुई थी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुँचे। उनमें से एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? जिया को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। फिर उससे पूछा, आप कौन हैं? मैं एक यात्री हूँ। यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। जिया ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं। आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है। ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। अब आप कौन हैं? बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में 2 ही होते हैं। आप उनमें से कौन हैं?
बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। आप कौन है? बहन, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहाँ से जाने लगे तो जिया बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वही चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। जिया ने पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। जिया ने उन सभी को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। उसी समय उसका पति भी अपने घर आ गया, जो व्यापार के काम से विदेश गया हुआ था। उसने चारों राहगीरों को अपने घर से बाहर निकलता देख लिया। ये सब देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं तो व्यापार करने के लिए परदेश जाता हूँ और यह मेरी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है। इसे तो मेरी लिहाज नहीं है। यह सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे पीछे से न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात और भी है, बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला पिताजी पर ही छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वह सीधा सेठ जी के पास जा पहुंचा और उनसे सारी बातें बताई। सेठ जी ने उसकी सारी बातें सुनकर उसी वक्त गुस्से में बहू को बुलाने के लिए अपने एक आदमी से कहा, तुरंत बहू को सभा में उपस्थित किया जाए। उस आदमी को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई क्या, जो उनकी शिकायत पर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाने के लिए अपने आदमी भेज दिए? जिया ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। फिर वह उस आदमी के साथ सेठ जी के पास चली गई। सेठ ने बहू से पूछा, तुम दूसरे मर्दों को घर क्यों बुला लाई, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? जी, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सामने उपस्थित होने के नहीं थे, इसी कारण उन राहगीरी को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। सेठ जी को बहू की बात ठीक लगी। सेठ जी को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर सेठ जी और सभा में बैठे सभी लोग चकित रह गए। फिर सेठ जी ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों पे उत्तर दो, हम अब तुमसे जानना चाहते हैं। जी, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ 2 ही यात्री है, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे 2 प्राणी हैं जो गरीब है। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाना चाहती हूँ। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वो भोजन और पानी है। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। सेठ जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं? जी हाँ, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं। तुरंत बताओ कि वे 2 मूर्ख कौन हैं? जी, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। सेठ जी को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे 2 मूर्ख कौन हैं, तो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम बेफिक्र होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। पहले मूर्ख तो मेरे पति जी हैं,
जिन्होंने पूरी बात जाने बिना ही अपनी पत्नी की शिकायत अपने पिता से की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ जी ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख खुद इस गांव का सेठ है, जिन्होंने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे बहू को भरी सभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर सेठ जी पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर सेठ जी ने बहू से माफी मांगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चरणदास नाम का आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। अगर कभी कोई झूठ या ठगी बात करता तो चरणदास इन दोनों में मास्टर थे। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है तो ठगने के लिए गांव का सरदार ठीक आदमी रहेगा। दुनिया में उसके पास बस अब एक ही चीज बाकी रह गई थी, वह थी उसकी बकरी। नहीं, उसके पास दो चीजें थी। अगर तुम उसे गिनो तो क्योंकि साथ में उसकी पत्नी भी तो थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और बकरी दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दोनों ही मेरे पास रह गए हो और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। खास करके इस समय अपनी तरकीब को काम में लाने के लिए मुझे तुम्हारे सोने के हार की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपनी बकरी को दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो हार तुम्हारी माँ यानी मेरी सास की आखिरी निशानी है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी का सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने बकरी के चारे में मिला दिया। बाद में जब बकरी ने लीद की तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उसने फिर एक बार बकरी के चारे में एक सोने का टुकड़ा मिला दिया और बकरी को लेकर वह गांव के सरदार के घर पहुंचा और आवाज लगाई, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। कहो मेरे बच्चे, कैसे आना हुआ? सरदार, मेरे पास एक बहुत ही खास खबर है जिससे आप सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। तब तुम ये खबर अपने पास ही रखकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। जहाँ पना अगर मैं इतना अमीर बन गया तो मुझे यकीन है वह खजाना मुझसे आप ले लेंगे। इसलिए मैंने यह सोचा कि उसे मैं आपको अपने आप ही दे दूं। चरणदास, तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो। बताओ क्या खबर है? चरणदास ने अपनी बकरी और उसकी लीद सरदार को दिखाई। सरदार को ऐसी बकरी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जो अपनी लीद में सोना निकालती है। इससे पहले ही वह अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में बकरी ने फिर से लीद दे दी और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमचमा रहा था। तुम इस बकरी का क्या लोगे? और देखो, एक दाम बताना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये बकरी बिना कुछ दिए भी ले सकता हूँ। मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ जहाँ पना आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं इसका दाम केवल 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मानता हूँ। चरणदास, तुमको 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मिल जाएंगे। चरणदास को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सरदार इतना दयालु था। चरणदास फिर बोला, जहाँ पना कोई आपका सोना चोरी न कर ले, इसलिए आप बकरी को अलग ही रखना और अपने बहुत ही खास आदमी को उसकी रक्षा के लिए रखिएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। 4 दिन बाद उस बकरी को जहाँ रखा गया था वह जगह उसकी लीद से भर गई। सरदार के नौकरों ने वह पूरी लीद छान मारी पर उनको सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये देखकर सरदार गुस्से से भर गया और बोला, उस कमीने को मेरे पास जिंदा लेकर आओ और अगर वह न आए तो उसको मार दो और उसका मरा हुआ शरीर देकर आओ ताकि मैं उसको गिद्धों को खाने के लिए फेंक सकूं। चरणदास तो इसके लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा, क्योंकि उस बकरी की लीद में सोना तो निकलना ही नहीं था।
उसने अपनी पत्नी को अपना प्लान पहले से ही बता दिया। कलावती, जब हम सरदार के पास जाएंगे, जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उस हर बात पर बहस करना और उसको काटना। इस तरह हम आपस में लड़ेंगे और वहाँ से आगे मैं देख लूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगी। उसने एक थैली में खून जैसा लाल रंग लिया और अपनी पत्नी के पेट पर बांध दिया। जैसे ही सरदार के आदमी उसके पास आए, उसने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उनके साथ चल दिया। सरदार के घर आकर चरणदास ने सलाम किया और बोला, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। जहाँपना, आपने मुझे बुलाया? चरणदास, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बकरी अपनी लीद में सोना निकालती है। मैंने उसको तुम्हारे कहे अनुसार 4 दिन तक एक अकेली जगह में रखा, पर मुझे उसकी लीद में सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जहाँपना, पर मैंने तो आपसे यह केवल कहा नहीं था, बल्कि करके भी दिखाया था। उसकी पत्नी बोली, सरदार, इसने आपको धोखा दिया था। बकरी की लीद से कोई सोना वोना नहीं निकलता। चरणदास चिल्लाया। चुप रह झूठी। कलावती ने भी जवाब में कहा, तुम झूठे हो। चरणदास ने गुस्सा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला, उसके पेट पर लिपटा हुआ वह थैला काट दिया। इससे इस थैले में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया और उसकी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सरदार चिल्लाया, तुमने अपनी पत्नी को मार दिया? आपने मुझे बुलाया था ना? क्यों बुलाया था? जल्दी बताइए, ताकि मैं अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकूं। सरदार ये सब देखकर परेशान था। वह बोला, तुमने अभी अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया? भूल जाओ कि मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। तुमने अपनी पत्नी को मारा है। तुमने एक भयानक जुर्म किया है, वह भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चरणदास ने तुरंत ही एक गिलास भरकर पानी मांगा। सरदार ने पानी मंगवा दिया। चरणदास ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले। फिर उसने अपनी गाय की पूंछ का चवर उस पानी में डुबोया और उस पूंछ को 7 बार झटक कर उससे एक आवाज करते हुए वह पानी अपनी पत्नी पर छिड़क दिया। वह बोला, इसका कटा हुआ शरीर ठीक हो जाए और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उठ जा। उसकी पत्नी तुरंत ही उठकर बैठ गई। अब उसका भी कहीं से कटा हुआ नहीं था। गाय की उस पूंछ के चंवर की ताकत को देखकर सरदार ने सोचा कि अगर यह चंवर उसके पास हो तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा। वह अपने उन सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है जो मर गए थे। तो वह चरणदास से बोला, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसी ताकत देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं लीद में सोना निकालने वाली बकरी के बदले यह चंवर लेना ज्यादा पसंद करूंगा। चरणदास, तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? जहाँपना, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं यह चंवर इस बकरी से कहीं ज्यादा कीमती है, पर मैं आपको इसे 200 सोने के टुकड़े और 200 चांदी के टुकड़े में दे दूंगा। सरदार ने उस चंवर के दाम चरणदास को दे दिए और वह चंवर उससे ले लिया। एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा पी रहे थे तो उसी समय उसकी एक पत्नी वहां और खाना रखने के लिए आई। तो उसने उन लोगों से कहा, मैं पहले अपनी पत्नी को मार दूंगा और फिर इसे जिंदा करूंगा। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला काट दिया। उसका एक सलाहकार ये देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, सरदार, यह आपने क्या किया? आपने तो उन्हें मार ही दिया। ठीक है, अब हम खाना खाते हैं और पीते हैं। बाद में मैं इसको जल्द ही जिंदा कर दूंगा। पर उसके सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी। उन्होंने सरदार को उसे जल्दी ही जिंदा करने को कहा। सरदार ने तब वह चंवर पानी से भरे ग्लास में डुबोया और चरणदास की तरह कुछ शब्द बोले। फिर उसने चंवर को 7 बार हवा में हिलाया और उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। उसने उसको हुक्म दिया कि वह उठ जाए, पर वह तो वहीं की वहीं पड़ी रही, हिली भी नहीं वहां से। उसने वह सब एक बार और दोहराया,
पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वह खुद भी डर गया। उसने अपने नौकरों को फिर से चरणदास को लाने के लिए कहा और बोला, अब की बार तो चरणदास को मरना ही पड़ेगा। नौकर चरणदास को सरदार के पास ले आए। इस हरामखोर के हाथ पैर बांधकर डूबने वाली चीज में डाल दो और इसे नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। उन आदमियों ने चरणदास के हाथ बांधे और एक चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वे उसे फेंकने के लिए नदी की ओर चल पड़े। वे सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। अब उनको लघु शंका के लिए जाना था। सुबह थैला उन्होंने सड़क के किनारे रख दिया और एक झाड़ी की तरफ चले गए। इससे पहले कि वे वहां से लौट कर आते, एक व्यापारी अपने गधे पर चढ़कर वहां से गुजर रहा था। चरणदास को कुछ आवाज आई तो वह थैले में से बोला, मेहरबानी करके कोई मेरी मदद करो, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। सरदार अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपना खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। मैं गरीब ही ठीक हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वह खजाना तुम ले लो। यह पैसा मेरे लिए हमेशा से ही एक परेशानी रहा है। तुम मुझे खोल दो और तुम मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ। मुझे वह खजाना नहीं चाहिए, वह खजाना तुम ले लो। उस आदमी ने तुरंत ही वह थैला खोला, चरणदास को बाहर निकाला और खुद उस थैले में बंद हो गया। चरणदास उस आदमी के गधे पर बैठकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में सरदार के आदमी लघु शंका से वापस आ गए। उन्होंने वह थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। उनमें से एक बोला, आखिर चरणदास तुम हमारे हाथ लग ही गए। अब तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। हम तुम्हें अब नदी में फेंक देंगे। वो आदमी ये बातें सुनकर थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं चरणदास नहीं हूँ, मैं हूँ, मुझे खोल दो। हाँ हाँ, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। ये कहकर उन्होंने उस थैले को नदी में फेंक दिया और सरदार के पास लौट गए। पर इससे पहले कि सरदार के नौकर उसको सारी खबर बताते कि चरणदास गधे पर सवार होकर वहां आ पहुंचा, सरदार तो उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं सका। चरणदास सरदार से बोला, सरदार सरदार, आपके पुरखों ने आशीर्वाद भेजा है। अच्छा हो अगर आप भी उनसे मिलने वहाँ चले जाए। वे आपको बहुत याद करते हैं। वहाँ सोना और चांदी टनों में है। वे चाहते हैं कि आप खुद वहाँ जाकर वह सोना चांदी ले आए। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ मैं गया था। जब तक आप वहाँ से लौटकर नहीं आते तब तक मैं यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर सरदार ने अपने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, चरणदास ने मेरे पुरखों को देखा है, मैं भी उनको देखने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके नहीं आता तब तक यह चरणदास ही तुम्हारा सरदार रहेगा। चरणदास ने सरदार के नौकरों से सरदार को वैसे ही चमड़े के थैले में बांधकर नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक देने के लिए कह दिया। सरदार के आदमी सरदार को थैले में बांधकर नदी पर ले गए और उसको नदी में फेंक दिया। चरणदास ने उस गांव पर कई सालों तक राज किया और जब सरदार वापस नहीं आया तो वह उस गांव का असली सरदार बन गया। इस तरह से गांव का वह ठग गांव का असली सरदार बन गया।